Welcome to Tech Byte. This is going to be the last episode of 2025, and we are going to talk about how did the year go for smartphone industry and what lies ahead in 2026. Now, all of this, what we are sharing with you, is based on our analysis of the data, our interactions with the ecosystem players, and our own understanding of the larger ecosystem and also having a view of what's happening globally. सो पहले बात करते हैं प्राइसिंग की कि क्या प्राइसेस बढ़ेंगे स्मार्टफोन्स के कि नहीं। देखिए, दो चैलेंजेस हैं हमारे पास स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इंडिया में। पहली बात है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, वो इस वक्त ओवर ऑक्यूपाइड है इन फुलफिलिंग एआई इंडस्ट्री के नीड्स को। तो जो सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं वो अभी एआई इंडस्ट्री या एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिवली बिल्डअप हो रहा है उसको केटर कर रहा है, और उसकी वजह से वो कंपोनेंट सप्लायर बाकी इंडस्ट्री को कंपोनेंट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एट द क्वांटिटी जो कि रिक्वायरमेंट है। तो उस वजह से एक शॉर्टेज हो गई है, और जब डिमांड एंड सप्लाई की ऐसी गैप आती है तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर हम देखें जो मेजर कंपोनेंट्स है जैसे मेमोरी हुई, चिप्स हुए, तो इनके प्राइसेस एनीवेयर बिटवीन 10 to 15% इंक्रीज हो गए हैं। और ये एक चैलेंज है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए। दूसरा हमारा चैलेंज है, अगर आप रुपी वर्सेस डॉलर का इक्वेशन देखेंगे तो हर साल लगभग 3 से 5% का उसमें भी गिरावट आ रही है। इस साल इनफैक्ट एक डॉलर 90 रुपए भी टच कर गया। तो ये भी हमारे स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए चैलेंज रहता है इंडिया में, क्योंकि वाइल इट्स अ फैक्ट कि हमारे फोन्स अब इंडिया में बनने लगे हैं, लेकिन उनके कंपोनेंट्स अभी भी बाहर से आ रहे हैं। तो जहां पर ये बात एक सच्चाई है कि जो एचएस कोड होते हैं जिसके थ्रू हम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को कैटेगराइज करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स एंड गुड्स को, तो जहां ये बात सच है कि स्मार्टफोन का जो एचएस कोड है उसमें हमारा इंपोर्ट सब्सटैंशियली डिक्लाइन हुआ है। उसमें अगर आप देखोगे आज उतने वैल्यू का इंपोर्ट नहीं हो रहा है जो कि पहले होता था, बट ये वैल्यू अब स्प्रेड हो गया है अक्रॉस वेरियस एचएस कोड जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट आते हैं हमारे यहाँ। तो इवन इफ अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, उसका कंपोनेंट भी हम बाहर से ही इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब डॉलर में ऐसी गिरावट आती है, रुपी में गिरावट आती है अगेंस्ट डॉलर, तो ये सारा है हमारे इनपुट कॉस्ट में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक और चैलेंज है, और ये कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो हमारे स्मार्टफोन ओईएम्स के पास, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आज कि उनको इन दो रीजंस की वजह से प्राइसेस को अप करना पड़ेगा। इसके बाद आई एम श्योर हर कोई जानना चाहेगा कि प्राइस अब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। देखिए, यहाँ पर हमारा स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जो डायनेमिक्स हैं इंडिया में वो थोड़े डिफरेंट है। तो हमारे स्मार्टफोन मेकर्स चाहकर भी नहीं कर सकते कि वो सारा ये कॉस्ट कंज्यूमर पे डाल दें। उसकी ये रीजन है कि जो दिवाली के बाद हम जो मार्केट देख रहे हैं वहां पे एक डाउनफॉल हो रहा है इन सेल्स। एक स्लंप आ गया है सेल्स में। जिस रफ्तार से, जिस पेस से सेल्स होती थी वैसे सेल्स नहीं हो रही हैं अभी। तो उसकी वजह से इन्वेंट्री पाइल अप हो गई है ना। ऐसी सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ाना ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। तो इसमें इनफैक्ट अगर बाकी इंडस्ट्रीज में भी जैसे होता है, इसमें तो इनफैक्ट इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट्स, ऑफर्स दिए जाते हैं, ताकि आप डिमांड को थोड़ा स्टिमुलेट कर पाओ। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ाना बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। बट जैसा कि मैंने बोला कि ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए हैं कि जिनकी वजह से प्राइस बढ़ाना इनएविटेबल है। तो प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब कितना, जो हमने एस्टिमेट किया है हमारे हिसाब से 10 से 15% का कॉस्ट बढ़ाना इनएविटेबल है। वो जरूरी बढ़ाना पड़ेगा सब ओईएम्स को अक्रॉस प्राइस सेगमेंट्स, और जो बाकी उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये जो दोनों फैक्टर्स हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इंक्रीज हो रहा है, हमारा डॉलर वैल्यू उसमें गिरावट आ रही है रुपी में, तो इन दोनों को अगर हम इकट्ठे देखें तो जो ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे पड़ रहा है वो इट्स एनीवेयर बिटवीन 25 to 30%। अब उतना प्राइस तो वो नहीं चढ़ा पाएंगे। तो इसका मतलब है कि कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स भी लेने पड़ेंगे स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज को,
और उस साइड से भी वो आधा कंज्यूमर पे डायरेक्टली बोझ डाल देंगे प्राइस का, और कुछ चीजें वो आप इंटरनली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को ठीक करके जो इंक्रीज है उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री के पास कि वो अपने कॉस्ट को थोड़ा करेक्ट करें, एक ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज उधर करें। एक तो हो गया कि जो प्रोडक्ट के अलावा कॉस्ट है वहां पे वो थोड़ी सेविंग्स करे, तो हर जगह मुझे लगता है कि बजट्स कट होंगे, चाहे मार्केटिंग है या बाकी कोई भी फंक्शन है, उधर हमारे स्मार्टफोन ओईएम्स बजट्स कट करेंगे और वहां से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे जो उनको एडिशनल बर्डन पड़ेगा ऑन द रॉ मटेरियल एंड द कंपोनेंट जो उनको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। ये एक टेक्निक हो सकती है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है वो करेंगे, देखिए रिटेल में क्या होता है, रिटेल में जो रिटेल पार्टनर्स होते हैं उनके यहाँ आईएसपीज या इन स्टोर प्रमोटर्स होते हैं जो कि ब्रांड उनको प्रोवाइड करता है। तो ये डिपेंड करता है कि रिटेलर कितनी सेल्स ला रहा है, किस टारगेट का, किस वॉल्यूम का, वैल्यू का सेल्स कर रहा है, उस हिसाब से उसको इन स्टोर प्रमोटर्स दिए जाते हैं। किसी रिटेलर को एक इन स्टोर प्रमोटर, किसी को दो, किसी को तीन, डिपेंडिंग ऑन वो कितना बड़ा है, कितना बिजनेस लाता है ब्रांड के लिए। तो ये इन स्टोर प्रमोटर वो बंदा होता है जिसको आप दुकान में देखते हो कि वो एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी काउंटर हैंडल कर रहा होता है वहां पर। तो इसका एक प्रोपोर्शन बना है कि इतने करोड़ का आप बिजनेस करोगे तो आपको इतने इन स्टोर प्रमोटर्स मिलेंगे। ये एक मान लीजिए अक्रॉस ब्रांड से ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर बना। तो मुझे लगता है इसको ट्वीक किया जाएगा, जहां पर अगर हो सकता है कि अगर आपको अभी तक बिजनेस में आपके वॉल्यूम के बेसिस पे दो इन स्टोर प्रमोटर मिलते थे, हो सकता है वो एक अब रहे, या उसमें और कुछ किसी और तरह की ऑप्टिमाइजेशन करी जाए, और ये ब्रांड यहाँ पर भी मुझे लगता है थोड़ा सेविंग्स करेगा। तो ये दूसरा स्ट्रेटजी रहेगा ब्रांड का, टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एंड शेयर द बर्डन विद द कस्टमर। थर्ड, मार्जिन्स कम होंगे रिटेलर्स के लिए, ये भी मुझे लगता है कहीं कहीं पे कुछ ब्रांड्स ये भी करेंगे कि मार्जिन्स कम करेंगे। स्पेशली मुझे लग रहा है थोड़े अपर टियर्स में मार्जिन्स थोड़े कम होंगे, या उनकी स्कीम्स होगी, स्कीम की रिस्ट्रक्चरिंग होगी, जहां पे जो उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं ऑन अचीविंग सर्टन टारगेट, सर्टन माइलस्टोन्स, वो भी थोड़ा ट्वीक होगा 2026 में। प्रोडक्ट साइड में स्मार्टफोन मेकर्स दो चीजें कर सकते हैं। एक तो आई थिंक अब हम एक हाइब्रिड प्रोडक्ट वेरिएंट देखेंगे, जिसके बारे में वो बात करना शुरू करेंगे, जिसका मतलब ये रहेगा कि जो फोन में एक रैम जाती है, स्टोरेज या ऐसी जो भी ऐसे कंपोनेंट्स है जिसको हम शेयर कर सकते हैं, हाइब्रिड मोड पे ले सकते हैं। तो ये ऐसा डिजाइन चेंज आ सकता है जहां पर मान लीजिए अगर आपको 8 GB की रैम है या 256 GB की स्टोरेज है, तो इसमें कुछ क्लाउड से रिसोर्सेज ले सकते हैं और कुछ आपके फोन में आएंगे फिक्स्ड मोड पे, ताकि ये जो कॉस्ट का चक्कर है जहां पर कंपोनेंट्स महंगे हो रहे हैं, इसको किसी तरह थोड़ा रैशनलाइज किया जा सके। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी हम देखते हैं कि वर्चुअल मेमोरी है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स थोड़े और बड़े, जहां पे अभी तो 50-50 होता है, हो सकता है उसका प्रोपोर्शन चेंज हो जाए, जहां पर मे बी 40% आपके फोन पे रहे और 60% वर्चुअल पे रहे। तो ऐसी कुछ चेंजेस आ सकती हैं फोन की डिजाइन में, जहां से वो कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं और क्लाउड स्टोरेज वो दे सकते हैं। तो आपको बोला जाएगा कि आपको 512 GB स्टोरेज मिल रही है, बट एक्चुअल में हो सकता है उसमें 256 आपके डिवाइस पे हो और 256 आपको किसी क्लाउड सर्विस की स्टोरेज मिल रही हो। तो ये एक प्रोडक्ट लेवल पे वो चेंज ला सकते हैं और इस हिसाब से वो कॉस्ट थोड़ा बचा सकते हैं फोन्स का। और ये मुझे लगता है ये ज्यादा मिड टियर में ऐसा हो देखने को मिलेगा। एक और चीज जो स्ट्रैटेजिकली चेंज हो सकता है वो है कि हमारा जो पोर्टफोलियो होता है, एक ब्रांड का जितना जिनके जितने उनके मॉडल्स होते हैं, एक रेंज होता है, उसमें भी श्रिंकेज हो सकती है। तो आगे जाके जैसे अभी हम देखते हैं कि एक मॉडल लॉन्च होता है, उसके कुछ वेरिएंट्स लॉन्च होते हैं, फिर उनका प्रो वर्जन लॉन्च होता है, तो ऐसे करके एक बहुत सारी चॉइस रखी जाती है कंज्यूमर के सामने, और वो चॉइस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करता है।
और फिर उसमें कलर्स का भी अगर एंगल आए तो उससे हम फाइनल चॉइस मिल जाती है। तो 2026 में ऐसा लगता है, हो सकता है कि ये जो फोन्स हैं इनकी ये चॉइस जो है ये कम हो, आपके पास ज़्यादा वेरिएंट्स ना हो, जो रैम रोम कॉन्फ़िगरेशन होती हैं एटलीस्ट एक मॉडल के लॉन्च होने में एटलीस्ट दो होती हैं, वो मुझे लगता है बहुत जगह पे श्रिंक होगी। आपको बहुत सारे मॉडल्स एक ही रैम रोम कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे। और वैसे भी कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है, क्योंकि उनके पास मेमोरी और ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं इनकी सप्लाई ही कम होगी, तो वो ज़्यादा वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस की चॉइस और कॉन्फ़िगरेशन बनाने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी ओईएम्स के पास 2026 में। एक और जो बदलाव देखने को मिलेगा हमें 2026 में, देखिए मोबाइल एक कस्टमर के लिए क्या दे सकता है, उसमें हम एक डेड एंड पे पहुंच गए, एक रोड ब्लॉक पे पहुंच गए, बोथ इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो अब एक कस्टमर को दिया जा सकता था वो सब हम दे रहे हैं ऑलरेडी। हमने अभी रेयर क्वाड्रेंट एनालिसिस रिपोर्ट्स निकाले हैं बहुत सारे ब्रांड्स के, और उसमें अगर हम देखें कॉमन चीज जो एक कॉमनैलिटी है वो ये है कि कस्टमर्स बाय एंड लार्ज बहुत डिलाइटेड है विद द फोन्स दे आर यूजिंग। तो इसका मतलब है कि कस्टमर कोई बड़ी कंप्लेंट है नहीं, कोई शिकायत कस्टमर की विद द फोन्स दे आर हैविंग राइट नाउ। तो इसलिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है ओईएम्स के पास जहां पे उनके लिए कोई स्कोप हो कि वो कुछ बड़ा चेंज करें। और उनके पास अभी फ्रॉम बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू उतना कुछ है नहीं कि वो इसमें कुछ बड़ी चेंज ला पाए। तो इसका मतलब है कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स के पास आपको कंज्यूमर्स को खुश करने के लिए आपको स्मार्टफोन इंडस्ट्री से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको कोलैबोरेट करना पड़ेगा बाकी इंडस्ट्रीज के साथ, और देखना पड़ेगा वहां पे आप वैल्यू कैसे ला पाओगे। जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ ओईएम्स से पता चला है कि वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि 2026 के जनवरी मंथ में ही हमें ऐसी कुछ चीजें देखने को मिले जहां पर हम अब देखें कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री का वैल्यू, जो स्मार्टफोन का एक वैल्यू प्रोपोजिशन है, उसमें एनहेंसमेंट अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं हो रही है बल्कि कोलैबोरेशन के थ्रू हो रही है, जो कि एक एक्सटर्नल वैल्यू आ रहा है फ्रॉम सम अदर इंडस्ट्री। तो ये एक और चेंज देखने को मिलेगी हमें 2026 में। एक चीज जो मुझे लगता है स्मार्टफोन इंडस्ट्री को चेंज करनी पड़ेगी 2026 में, वो है मैकेनिज्म्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। क्योंकि अगर हम 2025 को थोड़ा माइन्यूटली देखें तो हर क्वार्टर में कुछ स्मार्टफोन मेकर्स और एम्बिशियस हो गए और उन्होंने बहुत शिपमेंट मार्केट में लाया फॉर कंज्यूमर्स टू बाय। तो शिपमेंट ऐसा एक मेजरमेंट होता है कि जो फैक्ट्रीज से प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स आप निकालते हो, जो आप रिटेलर्स या चैनल में अवेलेबल करते हो फॉर सेल्स, प्राइमरी सेल, जहां पर कंज्यूमर फिर उन फोन्स को या बाकी डिवाइसेस को खरीदता है। तो अगर हम सब क्वार्टर्स का डेटा देखें तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 10% 15% हर क्वार्टर में ओवरशिप हुआ। जितनी कैपेसिटी नहीं है मार्केट में बाई करने की, उस हिसाब से ओवरशिप हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शंस इस साल की 2025 की गलत गई, स्मार्टफोन मेकर्स की उनकी एस्टिमेशन गलत जा रही है, और उस वजह से उनके पास अब इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है। और जब हम थोड़ा और इसको एनालाइज करें, एसेंशियली अगर हम देखें 20 जो थर्ड क्वार्टर था, जहां पर लगभग 4.5 करोड़ के आसपास शिपमेंट्स अवेलेबल रखी गई फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स कि कंज्यूमर्स इन सब फोन्स को खरीदेंगे, वहां पे एक बहुत डिस्कनेक्ट दिखा। और ये डिस्कनेक्ट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहा है। मुझे लग रहा है जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है वो अपने एस्टिमेट्स सिर्फ स्मार्टफोन इंडस्ट्री को एनालाइज करके बना रही हैं। वो किसी एक ब्रांड की सक्सेस को देखकर उनको लगता है कि ये एक ट्रेंड बन रही है, जो कि एक रियलिटी नहीं होती है। जैसे हमें लगा कि एप्पल की सेल्स इंडिया में बढ़ रही है तो इंडिया में प्रीमियमाइजेशन हो रही है। टेकार्क में हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन जैसा कुछ नहीं हो रहा है मार्केट में, ये एक स्टेप अप प्रोसेस है जो कि हमेशा होती आ रही है। हाँ, अब इतना शिफ्ट हुआ है कि जो हमारा फीडर सेगमेंट होता है, तो अभी फीडर सेगमेंट सबसे बड़ा हमारा मिड मार्केट में है,
जो कि हमारे प्रीमियम सेगमेंट के लिए एक फीडर मार्केट बनता है। और क्योंकि हम बहुत सालों से फ़ोन खरीदते आ रहे हैं, तो हमारे सबसे ज़्यादा यूजर्स अभी उसी मिड मार्केट में हैं, और वो अपना स्टेप अप प्रीमियम में कर रहे हैं। तो इसलिए हमें दिख रहा है कि वहां पे ज़्यादा हमारा ग्रोथ उधर से आ रहा है। तो एक एक शिफ्ट हो गया कि ग्रोथ अभी तक लोअर टियर मार्केट से आ रही थी, अब मिड मार्केट से आ रही है। और ऑब्वियसली वो ग्रोथ बेनिफिट दे रही है प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन को। अदरवाइज ऐसा कोई प्रीमियमाइजेशन सच नहीं हो रहा है। प्रीमियमाइजेशन हम तब बोलते हैं जब सब कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर प्राइस के बियॉन्ड फोन्स खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, कंज्यूमर्स अभी भी 10,000 के फोन भी खरीद रहे हैं, 15,000 के भी खरीद रहे हैं, 20,000 के भी, 30,000 के भी, ऐसे ही हर एक प्राइस रेंज के फोन्स खरीद रहे हैं। स्मार्टफोन ओईएम्स को 2026 में अपना फोरकास्टिंग मॉडल थोड़ा रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उनको सिर्फ स्मार्टफोन इंडस्ट्री को की ट्रेंड्स को नहीं देखना होगा, उनको ओवरऑल ट्रेंड्स को देखना होगा, जैसे कि कंज्यूमर्स क्या सोच रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे रियर क्वाड्रेंट एनालिसिस में ऐसा हमने देखा कि कंज्यूमर्स आर हैप्पी, उनके वो किसी चीज की कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। तो वो रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड क्यों करेंगे अगर उन्होंने ऑलरेडी करा है पिछले 1-2 साल में? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द अपग्रेड्स रिप्लेसमेंट जो 5G के लिए हुए, वो तो पिछले 2-3 साल में ही हुए। तो सबके पास अभी नए नए फोन हैं, और फोन खराब नहीं हो रहे हैं, ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी आ नहीं रही है, उनके पास कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है, तो वो चेंज क्यों करे? तो रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड क्यों चलेगा उस स्पेस से जिस स्पेस से अभी तक चल रहा था? तो उसमें एक डिक्लाइन, एक स्लो डाउन होना नेचुरल है, और ये हम कहीं पे अपने फोरकास्ट मॉडल में फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। और हमें लग रहा है कि जिस पेस से, जिस रफ्तार से अभी तक अपग्रेड एंड रिप्लेसमेंट इस मार्केट में हो रही थी, वो अभी भी होएगी, और उस वजह से हम थोड़ा ज्यादा शिपमेंट्स या ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में फोन्स की फॉर कंज्यूमर्स टू बाय, जो कि हो नहीं रहा है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा स्मार्टफोन ओईएम्स जो हैं, मुझे नहीं लगता है वो सब्सक्राइबर की जर्नी और सब्सक्राइबर्स की मूवमेंट को स्टडी कर रहे हैं। अगर वो सब्सक्राइबर्स की मूवमेंट को स्टडी कर रहे होते, इंडिया में सब्सक्राइबर्स कैसे ऐड हो रहे हैं, ऑपरेटर्स का चर्न कैसा है इस वक्त, तो उस वजह उसको भी वो फैक्टर करके फिर इतनी शिपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं करते। तो अगर हम अभी रिसेंट का डेटा देखें, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई अगस्त सितंबर जो क्वार्टर गया, उसमें लगभग 4.25 करोड़ के फोन्स यूनिट्स जो हैं वो अप्लाई अवेलेबल कराए गए मार्केट में, ताकि कंज्यूमर्स खरीदें। बट एट द सेम टाइम अगर हम सब्सक्राइबर डेटा की तरफ देखें, उस पीरियड में हमारे पास सिर्फ 74 लाख नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए उस क्वार्टर में। और इसमें हमें यह भी याद रखना है कि इन 74 लाख सब्सक्राइबर्स में हमारे पास मशीन टू मशीन सेल्यूलर सब्सक्राइबर्स भी ऐड हुए। उसका मतलब ये हुआ कि इसमें वैसे भी सब्सक्राइबर्स हैं जो कि एक्चुअली एक ह्यूमन यूजर है ही नहीं, या तो वो एक मशीन किसी स्मार्ट मीटरिंग मशीन में जा रहा है, स्मार्ट मीटर में जा रहा है वो सिम, या तो वो जा रहा है गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी भी यहाँ कनेक्टेड है। तो उधर तो फोन की जरूरत नहीं है कंज्यूमर को, उधर तो कोई और डिवाइस है जिसमें सिम जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे 75 लाख को भी हमें और कम करना पड़ेगा। जो हमारा अनुमान है, हमारा एस्टिमेट है, तो लगभग आप मुश्किल से एक क्वार्टर में 50 लाख के अराउंड कंज्यूमर्स को ऐड कर पा रहे हो। और यहां से हम उन्हीं को केटर करने के लिए अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन ले कि आप जितना शिपमेंट करो उसका 20% न्यू सब्सक्राइबर को जाता है और 80% रिप्लेसमेंट एंड अपग्रेड के लिए जाता है। तो अगर मैं ये लगभग 5 करोड़ का नंबर लूं, तो इसमें लगभग 1 करोड़ के तो हम नए फोन्स अवेलेबल कर रहे हैं कि नए सब्सक्राइबर के लिए, और वहां से एक्चुअल में हम सिर्फ 50 लाख सब्सक्राइबर ही ऐड कर रहे हैं। तो वो 50 लाख फोन्स हम एडिशनल उधर रख रहे हैं फॉर न्यू सब्सक्राइबर्स, जो कि है नहीं, जो कि उतने हम एडिशन कर नहीं रहे हैं। तो एक साइड से हम न्यू सब्सक्राइबर में भी ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, और अपग्रेड एंड रिप्लेसमेंट में भी हम ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। और उसका नेट रिजल्ट ये है कि हमारी शिपमेंट्स का इन्वेंट्री बिल्डअप हो रहा है, और हमें यहाँ से हम जो सप्लाई चेन के प्राइस प्रेशर्स आ रहे हैं वो भी हमारे को
उससे भी जूझना पड़ रहा है। तो हम चाहकर भी अभी अगर ऑफर्स एंड स्कीम्स देना चाहें ताकि इन्वेंट्री हमारी फ्लश आउट हो जाए, वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कंपोनेंट्स महंगे आ रहे हैं। हमें एक रियलिस्टिक नंबर देखना पड़ेगा, हमें एक रियलिस्टिक फोरकास्ट करना पड़ेगा। वही हमारी इंडस्ट्री की हेल्थ के लिए अच्छा है। अदरवाइज हम कहीं ना कहीं ये डिमांड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम ये हम खोते जा रहे हैं। जो अगर हम देखें अभी की जो ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री एज अ होल, स्मार्टफोन इंडस्ट्री बिलीव करती है कि इंडिया में जो एपिटाइट है क्वार्टर का, दैट इज समवेयर बिटवीन 35 to 40 मिलियन यूनिट्स, यानी कि 3.5 करोड़ से 4 करोड़ यूनिट्स का एक एपिटाइट है एक क्वार्टर में, और उसी हिसाब से वो शिपमेंट्स एस्टिमेट कर रहे हैं और अपने मार्केट में वो अवेलेबल करवा रहे हैं कस्टमर को। बट अगर हम रियलिस्टिकली देखें, ये 30 मिलियन to 35 मिलियन के आसपास है। दैट इज अ रियलिस्टिक रेंज जिसमें एक क्वार्टर में उतना एपिटाइट है मार्केट में, तो हमें इसको टोन डाउन करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता हमें इससे, कभी मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री डर जाती है कि अगर हम नंबर्स कम करें तो खबरें आ जाएंगी, मीडिया रिपोर्ट्स आ जाएंगे कि इंडस्ट्री श्रिंक हो रही है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, डी ग्रोथ हो रही है। देखिए, अगर आप उस डर में रहेंगे और आप उसके लिए ओवर शिपमेंट्स करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा और नुकसान सबका होगा। ये सिर्फ स्मार्टफोन मेकर का नहीं होगा, जो सारा इकोसिस्टम है सबका नुकसान होगा। इवन मार्केट रिसर्च एजेंसी हमारा भी नुकसान होगा क्योंकि इंडस्ट्री नहीं ग्रो होगी। तो मुझे लगता है हम सबको रिस्पॉन्सिबली काम करना पड़ेगा इसकी तरफ, और एक रियलिस्टिक एस्टिमेशन की तरफ हमें काम करना चाहिए। और रियलिस्टिक एस्टिमेट तभी बनेगा जब हम एक होलिस्टिक व्यू रखेंगे, न कि सिर्फ हम स्मार्टफोन इंडस्ट्री की शिपमेंट्स की तरफ देखें, बट हम बाकी कस्टमर के ट्रेंड्स को भी अंडरस्टैंड करें और ऑपरेटर के साथ क्या हो रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करें। तब जाके हम एक रियलिस्टिक शिपमेंट या रियलिस्टिक एस्टिमेट बना पाएंगे कि हमारी इंडस्ट्री में कितना एपिटाइट है एक साल में स्मार्टफोन्स बेचने का। तो 2026 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारी चीज़ों को एनालाइज करें, सब चीज़ों की मूवमेंट्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करें। इवन अगर हम ये न्यू सब्सक्राइबर्स की बात करें तो ये किन स्टेट्स में हो रहा है, या जैसे हम टेलीकॉम में सर्कल्स बोलते हैं, तो इट्स लाइक सर्कल लाइक J&K, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन सर्कल्स में आपका न्यू सब्सक्राइबर एडिशन हो रहा है। एंड ये सर्कल्स आर नॉट अगर हम देखें अपने सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, उन पे दीज सर्कल्स आर नॉट एट द टॉप। ये तो बॉटम वाली सर्कल्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ बाइंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर। तो यहाँ पे प्रीमियम फोन्स नहीं बिकेंगे, यहाँ पे आपके अफोर्डेबल रेंज के फोन्स बिकेंगे। और क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, वो एक रीजन है जहां हम देख रहे हैं कि हमारी सेकेंड हैंड मार्केट में ग्रोथ आ गई है स्मार्टफोन्स की। क्योंकि अब हमारे पास हो गए 3-4 साल 5 साल 5G फोन्स को बिकते हुए, तो एक सेकेंड हैंड मार्केट भी अब उसकी बनती जा रही है 5G स्मार्टफोन्स की। और इन मार्केट्स में आपको प्रीमियम कंज्यूमर्स बहुत कम मिलेंगे, आपको कंज्यूमर्स मिलेंगे जो एक अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन लेना चाहेंगे, जो कि अब लगता है कि कंपोनेंट इकोसिस्टम के प्रेशर्स की वजह से और कुछ स्मार्टफोन मेकर्स की गलतियों की वजह से भी, क्योंकि उनको लगा कि वी शुड गो आफ्टर द प्रीमियम मार्केट, तो उन वजहों से भी अभी एक स्केर्सिटी बन गई है कि राइट प्राइस पॉइंट पे हमारे पास 5G स्मार्टफोन्स की कमी है। I hope smartphone makers 2026 में, and in fact not just smartphone makers but the entire ecosystem works towards this, कि हम 5G phones को हर रेंज में, हर सेगमेंट में एडिक्वेटली अवेलेबल करवा पाएं। और इसके लिए मुझे लगता है अगर कुछ ब्रांड्स को रिकैलिब्रेट भी करना पड़ा अपना पोर्टफोलियो, उनको करना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट विल गिव देम ग्रोथ। This is what I wanted to share in this last Tech Bite of 2025. I hope the industry, this smartphone industry, which has been so dynamic, not just because of only कि बहुत सारे models यहाँ launch होते रहते हैं, but because every time there is one or the other challenge, and the industry has come forward, try to find out solutions, and I would say very capably handled many of such situations. I hope in 2026 also
wisdom prevails across the industry, across the ecosystem partners, and we are able to find out a way that we can navigate from this situation, which looks a bit difficult in 2026, and we are able to, retain the growth and the momentum of this industry, of this product, very smart, very important product, and as I call it, the jewel of our electronics industry. I'll see you in 2026. Till then, have a great time and wishing you all a happy new year.